हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है और इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें भी आपके 30 प्रैक्टिस सेट आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 21 विषम संख्याओं का, ठीक है। विषम संख्या का औसत कैसे निकालते हैं। देखिए, विषम संख्या का औसत बराबर होता है, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है क्या, n ही होता है। यानी जितनी संख्या है उतना ही क्या होता है, औसत होता है। तो पहले 21 संख्याओं का औसत पूछा, इसका औसत कितना हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। यदि मान लीजिए आप योग पूछ लेता आपसे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो योग कैसे निकालते हैं। योग होता है आपका n स्क्वायर, यानी n विषम संख्याओं का जो और योग होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर। जितनी संख्या है उसका वर्ग ही उनका योग होता है। लेकिन आपसे औसत पूछा था, तो औसत कितना होगा, तो n विषम संख्या का औसत होगा n के ही बराबर, यानी 21 दे रखी है, तो 21 का जो औसत होगा वो 21 के बराबर ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रकार कैप्टन का संबंध टीम से है उसी प्रकार डायरेक्टर का संबंध किससे होगा। तो देखिए, टीम को कंट्रोल किया या फिर आप कह सकते हैं निर्देश कौन देता है, तो कैप्टन देता है। डायरेक्टर किसका हेड होता है, तो वो होता है आपका संगठन का हेड। टीम का हेड कौन होता है, कैप्टन। और डायरेक्टर किसका हेड होता है, तो होता है आपका संगठन का हेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तीसरा देखिए, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं की जब संख्या रक्त में बढ़ जाती है तो इनमें से कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, या फिर ल्यूकेमिया, या फिर हीमोफीलिया। तो आरबीसी के बढ़ने से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वंशानुगत रोग होता है, वंशानुगत रोग होता है। बात करें ल्यूकेमिया क्या होता है, ये आपका डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से होता है, यह श्वेत रक्त कणिकाओं के रक्त में बढ़ने से होता है। इसी को बोलते हैं रक्त कैंसर। रक्त कैंसर किसे बोलते हैं, रक्त में डब्ल्यूबीसी संख्या का बढ़ना। देखिए, अभी ये क्वेश्चन पे जो टिक लगा रखा है, इसका आंसर थोड़ा सही कर लीजिए। ये आपका पूछा है कौन सी स्थिति बन जाती है, कौन सी स्थिति बनती है। तो ये जो स्थिति बनती है कब बनती है, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं, यानी जब ऊंचाई पर जाते हैं तो आपकी स्थिति जो बनती है वो बनती है पॉलीसाइमेनिया, पॉलीसाइथेमिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर टिक गलत लग गया। हीमोफीलिया जो होता है वो वंशानुगत रोग होता है, ये तो आपका कन्फर्म है। लेकिन फिलहाल जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये वाली स्थिति कब पैदा होती है कि रक्त में आरबीसी संख्या बढ़ने लगती है, जब आप ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, तब आपके लिए ये वाली कंडीशन बनती है। एनीमिया की बात करें तो एनीमिया क्या होता है, रक्त में आयरन की कमी, यानी कि खून में लौह तत्व की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया रोग कहलाता है, लौह की कमी। ठीक है, फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 पॉलीसाइथेमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी संख्या आपकी बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी एक साथ मिलकर 18 दिन में 2700 रुपये कमाते हैं। ए और सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपये कमाते हैं। तो सी की एक दिन की कमाई बताइए। देखिए, तीनों एक दिन में कितना कमाते हैं, तो तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी 18 दिन में कमाते हैं कितने रुपए, तो 2700 रुपये कमाते हैं। तो इनका एक दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, तो एक दिन की कमाई हो जाएगी इनकी 2700 बटे में 18, यानी कि 18 से कटेगा 18 कम 18 और 18 पंजे 90, यानी कि 150 वाला। यानी तीनों की एक दिन की कमाई कितनी होगी, 150 रुपये हो गई। अब देखिए अगली लाइन में ए और सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपये कमाते हैं। ए और सी कितना कमाते हैं, 10 दिन में कमाते हैं 940 रुपये। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 940 बटे में 10, यानी कि 94 रुपये। ठीक है, अब आगे देखिए, बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 कमाते हैं, यानी बी और सी 20 दिन में कमाते हैं 1520 रुपये। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 1520 बटे में 20, यानी कि
0 से 0 खत्म, 2 से कटेगा आपका 76 बार। बी और सी का एक दिन की कमाई कितनी है? 76 रुपये। तीनों की एक दिन की कमाई कितनी है? 150। ए और सी कितनी है? 94। बी और सी कितनी है? 76। आपसे पूछा किसका है? सी का पूछा है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कमाई कितनी है? 150 है। ए प्लस सी की कितनी है? एक दिन की 94 रुपये है। और बी प्लस सी की कितनी है? तो 76 रुपये है। ठीक है। अब हमें चाहिए सी की, चाहिए सी की हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से यदि हम ए प्लस सी की घटा देंगे तो हमें बी की कमाई मिल जाएगी एक दिन की। तो बी की निकालिए, इसको पहला मान लीजिए, इसका दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए। तो 1 माइनस के 2, 1 माइनस के 2 करेंगे तो ए से ए खत्म, बी सी से सी खत्म, कितना बचेगा? बी। तो बी की एक दिन की कमाई कितनी मिल जाएगी? 150 माइनस के 94, यानी कि 56 रुपये। बी की एक दिन की कमाई 56 रुपये है। बी की एक दिन की कमाई कितनी है? 56 रुपये। हमें चाहिए थी सी की, तो हम बी की यहाँ पे 56 रुपये रख देंगे यहाँ पे। तो 56 प्लस यानी कि 3 से, ठीक है, समीकरण नंबर 3 से 56 प्लस सी बराबर है 76 के। तो सी बराबर कितना होगा? 76 माइनस के 56, यानी कि 20 रुपये। तो सी की एक दिन की कमाई कितनी हो जाएगी? सी की एक दिन की कमाई हो जाएगी 20 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सड़क पर मुड़ने के लिए कार में किस प्रकार का बल लगता है? जैसे मान लीजिए आपकी सड़क है, ठीक है, इस पर कोई कार चल रही है और आगे जाके क्या है? मोड़ है। इस पर मोड़ने के लिए जब कार मुड़ेगी तो उस पर कौन सा बल लगेगा? तो उसके टायरों के बीच में जो बल लगता है वो लगता है आपका केंद्रीय बल, क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ती है। ठीक है। तो कौन सा बल लगेगा? तो लगेगा केंद्रीय बल। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? MAD, JXA और RUN। देखिए M के बाद में क्या है? J आया, यानी कि माइनस के 3 हुआ है। ए के बाद में X आया माइनस के 3, D के बाद में A आया माइनस के 3 हुआ है। R में से माइनस के 3 करेंगे कितना आएगा? R में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? तो आएगा O। U में से 3 घटाएंगे तो आएगा आपका R। O और R कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। N में से भी 3 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो K आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में लुप्त अनुक्रम को ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए A F K, आगे क्या आएगा? देखिए A में कितना जोड़ा गया है? F बनाने के लिए 5 जोड़ा गया। F में कितना जोड़ा गया है? तो 5 जोड़ा गया। K में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। K का नंबर होता है 11, 11 में 5 जोड़ने कितना आएगा? 16। 16 नंबर किसका होता है? P का, जो कि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए, इसमें गलत कौन सा है? देखिए इसमें गलत पता करते हैं कौन सा है। देखिए 41, 41 डिफरेंस कितने का है? 0 का। 41, 42 डिफरेंस कितने का है? 1 का। 42, 44 डिफरेंस कितने का है? 2 का। 44, 48 डिफरेंस कितने का है? 4 का। 48, 53 सॉरी 48, 51 डिफरेंस कितने का है? 3 का। 51, 56 डिफरेंस कितने का है? 5 का। देखिए 1, 0, 1, 2, 3 यहाँ पर डिफरेंस आना चाहिए, 3 का आना चाहिए। तो 48 यहाँ पे कितना होना चाहिए? 48 यहाँ पे होना चाहिए 47। तो अब डिफरेंस कितने का हो जाएगा? अब डिफरेंस हो जाएगा 44 से 47, 3 का डिफरेंस हो जाएगा, और 47 से 51, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 दे ही रखा है। तो इसमें गलत संख्या कौन सी आ रही थी? 48 आ रही थी, जिसकी यहाँ पे क्या आना चाहिए? 47 आना चाहिए। गलत संख्या बतानी थी आपको, गलत कौन सी हो जाएगी? आपकी 48 गलत हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? देखिए खैबर दर्रा बताते हैं कहाँ पर है। जैसे अपना ये भारत है, ठीक है, अपना क्या है? भारत है, अपना भारत है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान है। अब देखिए ये पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान में पड़ता है यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ता है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पड़ता है। इस हिंदुकुश पर्वत में यहाँ पे क्या है? ये दर्रा है। इस चूंकि भारत चूंकि पहले पाकिस्तान क्या था? अपने भारत का हिस्सा था। तो भारत में प्रवेश करने के लिए एक यही दर्रा था, यानी जो मध्य एशिया वाले देश हैं या फिर जो आपका पश्चिमी आपका सेंट्रल एशिया है, और वहाँ से जो आपको आना होता है भारत के लिए, तो वो कहाँ से आते थे? वो इसी दर्रे से होकर आते थे। ठीक है, इस दर्रे का नाम क्या? इसी दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा।
ठीक है। क्या है दर्रा, नाम है क्या है, खैबर दर्रा। तो ये किस पर्वत में स्थित है, हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। और इसी तरह से होकर भारत में प्रवेश किया जाता था, तो इसलिए इसी तरह को क्या बोलते थे, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते थे, खैबर दर्रे को कहते थे प्रवेश द्वार। अब आपसे पूछा है कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो अब पुरानी कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये दर्रा आपका यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, लेकिन पाकिस्तान अभी अलग हो चुका है भारत से। तो ये दर्रा किस किस के बीच में होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होगा। तो खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दर्रा एक होता है, दर्रा एक होता है घाटी, एक होता है दर्रा, एक होता है घाटी। दर्रा और घाटी में क्या अंतर आता है कि जैसे पर्वत के बीच का पतला रास्ता, पतला रास्ता क्या कहलाता है, तो दर्रा कहलाता है। और दो पर्वतों के बीच का चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। घाटी में लोग बसते हैं यानी निवास करते हैं, जबकि दर्रे में निवास करने के लिए स्थान नहीं होता है। ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका खैबर दर्रा के बारे में। तो खैबर दर्रा कहाँ किस किस को जोड़ता है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान से। नेक्स्ट देखिए, यदि 4 घड़ियों में से प्रत्येक 30 मिनट में, दूसरी 45 मिनट में और तीसरी 1 घंटा 45 मिनट में तथा चौथी प्रत्येक 15 मिनट में टिक की आवाज़ करती है, यदि वे सभी एक साथ दोपहर 12 बजे टिक करती हैं, तो अगली टिक कितने बजे करेंगी। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, 30 मिनट और 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितना होता है, 105 मिनट होता है। ठीक है। और 15 मिनट, इनका क्या चाहिए आपको, एलसीएम चाहिए, यानी कि लासापा चाहिए इनका। यानी इतने समय इनके एलसीएम के समय के बाद में एक साथ फिर से टिक करेंगे। इनके एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, यानी कि 30, 15, 105 और 15, इसका एलसीएम चाहिए हमको। तो 15 से तो 45, 105 कट ही रहा है, तो 15 को हटाइए। अब देखिए 105 बचा, 30 बचा और 45 बचा। तो 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 2, और 45 लिख सकते हैं हम 15 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं, इसको तो 105 ही रहने दीजिए। ये इसका मैं एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी संख्या हमने ली थी 105, जिससे कट रही पहले उसको हटाइए, 15 से कट रही थी, 15 को हमने हटा दिया। अब 30, 45 और 105 बचा था, 30 के टुकड़े कर लिए हमने, 15 गुणा 2, 45 के 15 गुणा 3 और 105 के 105 ही रहने दिया। देखिए 15 से 105 कट रहा है, तो 15 को भी हटा दीजिए, बचा कितना, 2 और 3, और 2 और 3 बचा, 2 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105 में 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 630। यानी कि 630 मिनट के बाद में घंटियाँ फिर से एक साथ टिक करेंगी। 630 मिनट का मतलब क्या है, 630 मिनट में हम घंटे में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 60 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और ना जाने का 0, 3/6 मतलब 30 मिनट। यानी 10 घंटा 30 मिनट का समय आ गया आपका, 10 घंटा 30 मिनट का समय आ गया। यानी कि 10 घंटे 30 मिनट के बाद, यानी 10.5 घंटे के बाद में ये घंटियाँ फिर से टिक करेंगे एक साथ। पहले कब करी थी, 12 बजे दोपहर के, तो 12 बजे से 10 घंटा 30 मिनट और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शाम के 10:30। ठीक है। दोपहर के 12 बजे से 10 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 10 घंटा 30 मिनट दोपहर के, सॉरी शाम के। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, यानी शाम के 10:30 बजे घंटियाँ फिर से टिक करेंगे एक साथ। कुल मिलाकर आपने क्या सीखा, इसमें जो समय दे रखा होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और उसके जितना एलसीएम आता है उतने ही समय के बाद वो घंटियाँ फिर से टिक करती हैं। ठीक है। इसका एलसीएम आया था 630 मिनट, घंटे में चेंज कर लिया, 10.5 घंटे आया था, 10.5 घंटे जोड़ देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 12:30 में 10.5 जोड़ेंगे तो 10:30, यानी कि शाम के 10:30। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में विस्तृत किया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। संख्या दे रखी है आपको 3, 7, 5, 4, 8, 6। इसको यदि हम आरोही क्रम में लगाएंगे, यानी सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी और फिर बड़ी, तो सब इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो 3 आएगा पहले, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा। तो कितने अंक अपरिवर्तित रहे स्थान, 3 और 5। 3 और 5 दो अंक ऐसे हैं जिनके स्थान क्या है, अपरिवर्तित रहे। वही आपसे पूछा कितने अंक ऐसे हैं, तो ऐसे 2 अंक हैं।
3 और 5। ठीक है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको सीरीज को हल करना है। देखिए इसमें कितने लेटर हैं, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं। तो इसको 4 4 का जोड़ा बना लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ बी है, यहाँ पे बी से शुरुआत है तो यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, बी के बाद यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। और यहाँ पे ए के बाद बी है, यहाँ पे ए के बाद क्या है, देखिए यहाँ पे ए के बाद ए है तो यहाँ पे ए आएगा, ए के बाद बी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। कुल मिला क्या आया आपका, ए बी ए। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो सीरीज क्या बन गई आपकी, बी ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है और उससे अगले 5 वर्ष बाद 1020 हो जाता है, तो वह धन कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है वो हर साल समान मिलता है। ठीक है, हर साल क्या मिलता है, समान मिलता है। आपको पता है मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो हमें मिश्रधन मिल जाता है। देखिए 2 साल बाद मिश्रधन कितना है, तो 2 साल के बाद यानी 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना है, तो 720 है। और उससे अगले 5 वर्ष बाद, उससे अगले 5 वर्ष यानी कि कुल मिला के 7 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाता है, तो 7 वर्ष के बाद मिश्रधन हो जाता है आपका 1020। ठीक है, यानी शुरू के 2 साल के बाद मिश्रधन है 720 और उससे अगले 5 वर्ष बाद यानी कुल मिला के शुरू से 7 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाता है, तो 1020 हो जाता है। यानी कि 5 साल में 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल गया, तो 5 वर्ष में ब्याज मिल गया 1020 माइनस के 720 यानी कि 300 रुपये। ठीक है, 5 साल में ब्याज कितना मिल गया, 300 रुपये मिल गया। यानी 720 पहले मिश्रधन था 2 साल का और 7 साल का कितना हो गया, 1020 हो गया। 1020 क्यों हुआ होगा, क्योंकि ब्याज मिली होगी। तो ब्याज कितनी मिल गई, ब्याज मिल गई आपको 300 रुपये। कितने साल में मिली, 5 साल में मिली। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 साल का ब्याज 300 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 300/5 यानी कि 60 रुपये। तो 1 साल का 60 रुपये है तो 2 साल का कितना होगा, 60 गुणा 2 यानी कि 120 रुपये। ठीक है, यानी कि 2 साल का ब्याज कितना है, 120 रुपये है। लेकिन 2 साल के बाद मिश्रधन कितना हो रहा था, 720 रुपये हो रहा था। मिश्रधन में कौन कौन चीज़ जुड़ती है, मूलधन प्लस ब्याज। और 2 साल का ब्याज है कितना, 120 है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन प्लस 120 रुपये ब्याज के बराबर मिश्रधन कितना है, 720। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 720 माइनस के 120 यानी कि 600 रुपये। मूलधन आपसे पूछा था कितना हो जाएगा, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी। 12मासी नदी का मतलब क्या, सदा नीरा, यानी कि हर समय उसमें क्या हो, पानी हो। तो वो नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की पूछिए। तो देखिए पहले समझिए प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। देखिए जैसे अपने भारत का ये दक्षिण ये वाला जो हिस्सा है, यानी जो हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है, ये आपका हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और इस भारत की कौन सी नदी सदा नीरा है, तो वो आपको बतानी। देखिए कैसे निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखिए दक्षिण भारत की 3 नदियां प्रमुख है, एक तो आपकी गोदावरी है, एक आपकी कृष्णा है और एक आपकी कावेरी है। इन तीनों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसमें पूरे 12 महीने क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो आपने ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ कि जो अपना दक्षिण भारत है उसमें क्या है, लौटते हुए मानसून के द्वारा बारिश होती है ना। जो सर्दियों का टाइम होता है उसमें जब मानसून लौट के आ रहा होता है तो जो दक्षिण भारत का जो कोरोमंडल तट है, कौन सा तट है, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये तट कौन सा है, तमिलनाडु वाला तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। यानी ये तट कौन सा, कोरोमंडल तट है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, यानी कोरोमंडल तट पर क्या करती है, बारिश करती है। कौन सी, लौटते मानसून के द्वारा, लौटते मानसून के द्वारा। ठीक है, लौटते मानसून के द्वारा इस पर बारिश होती है। और यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, तो इसमें यहाँ पे नदी बहती है कावेरी।
कौन सी बहती है? ये नदी कौन सी है? ये नदी है कावेरी। तो लौटते हुए मानसून के दौरान यानी कि नवंबर दिसंबर में, और यहाँ पे आपको पानी मिल जाता है इस नदी को। और जो आपका मानसून रहता है, जो आपका मानसून चलता है, यानी कि जो गर्मियों में मानसून चलता है, उस मानसून द्वारा यहाँ पे फिर पानी मिल जाता है। यानी कि गर्मियों में पानी मिल जाता है आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा इसे गर्मियों में पानी मिल जाता है यहाँ से, और लौटते हुए मानसून के द्वारा इसे सर्दियों में पानी मिल जाता है। तो इसका मतलब पूरे साल पानी कहाँ पर रहता है? वो आपका कावेरी नदी में ही रहता है। ठीक है, इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण भारत की गंगा, क्योंकि इसमें हर समय पानी रहता है। यही क्या है? यही आपकी 12 मासी सदानीरा नदी भी है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा फिर? कावेरी नदी बनेगा। क्या बनेगा? कावेरी नदी बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी है। लेकिन दक्षिणी गंगा कौन सी है? दक्षिणी गंगा आपकी गोदावरी है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसको गोदावरी को। ठीक है, तो बिलाल जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? कावेरी नदी। ठीक है, अच्छा, कावेरी नदी की बात चल रही है तो इस पे एक बांध है, उसका नाम क्या है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी किन किन राज्यों में बहती है? और कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी मिश्रण के 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और क्या शेष क्या है? जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की परसेंटेज बताइए। देखिए 15 लीटर में अल्कोहल कितना है? 20%। यानी कि 15 का 20% कितना होगा? 15 का 20% हो जाएगा 3 लीटर। ठीक है, कितना होगा? तो 3 लीटर होगा। 15 का 20% कितना हो जाएगा? 3 लीटर। यानी कि अल्कोहल कितना है 15 लीटर में? तो 3 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, अब देखिए मिलाया क्या जा रहा है? इसमें पानी मिलाया जा रहा है, अल्कोहल तो मिला नहीं जा रहा। अब 3 लीटर पानी और मिला दिया तो अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 15 + 3 18 लीटर। टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 18 लीटर। और इसमें अल्कोहल कितना है? 3 लीटर है। तो अल्कोहल की परसेंटेज पूछी थी, कितने परसेंट है? तो 3 लीटर अल्कोहल है, कितने लीटर में? 18 लीटर में। कितना परसेंट हो जाएगा? गुणा कर देंगे 100 का। 3 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 50 बार। तो 50/3 कितना होता है? 16 से ही 2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न के शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए टी तो सब में दे रखा है, टी के बाद नंबर किसका आता है? ए का। यहाँ पे ए है, यहाँ आर है, यहाँ ओ है और यहाँ पे यू है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ एस है, यहाँ एस है, यहाँ टी है, यहाँ के है। टी से पहले क्या आता है? के आता है। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा? 5 आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। 5 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 3। ठीक है, अब 5 के बाद आ गया 3। अब देखिए इनमें यहाँ पे आर है, यहाँ ओ है, यहाँ पे यू है। तो आर ओ और यू में पहले कौन आता है? ओ आता है। तो 5 के बाद 3, 3 के बाद कौन सा आएगा? 2। तो 5 3 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इन दोनों में चेक करिए, यहाँ पे आर है, यहाँ पे यू है। आर और यू में पहले कौन आता है? आर आता है। 2 के बाद कौन सा आएगा? चौथा, जो कि आपका इसमें दे रखा है। यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान है, अंत से 10वां स्थान है, कितने लोग हैं? लोगों की संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 16 + 10 - का 1, 1 माइनस कर दीजिए दोनों को जोड़ के, कितना हो जाएगा? 26 में 1 हटा देंगे तो 25। कितने लोग हैं उस पंक्ति में? तो 25 लोग हैं। ऑप्शन नंबर 1। यानी दोनों जो स्थान दे रखे होते हैं आगे और पीछे से, दोनों को जोड़ लीजिए और एक को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तथा नियोजन प्रणाली की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए जो पिछला प्रैक्टिस आया था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाए थे मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे भी थोड़ा देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो ये लिए गए आपके सोवियत संघ यानी कि रूस से लिए गए। ठीक है, और
तो वो देखिए इसमें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं मूल संविधान में थे, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में यानी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो 0 थे। कब ये जोड़े गए ये? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे तब? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 11। एक कब जोड़ा गया? वो जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया आपका एक। तो कुल मिला कितने हो गए? कुल मिला के हो गए आपके 11 हो गए। कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए सोवियत संघ यानी रूस से। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे ये? सदा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, सदा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। बात करें कि फ्रांस से क्या लिया गया है संविधान में, तो फ्रांस से लिया गया है आपका बंधुत्व और गणराज्य। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? सम्मति सूची और प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या फिर 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष पर कितना बचता है? 4 बचता है। लेकिन शेष पर कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। कब? जब 12, 15, 20 या फिर 54 से भाग देते हैं तब। तो जो बेसिक तरीका है इसका वो क्या है? इसका एलसीएम ले लीजिए और 4 को जोड़ दीजिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? ये हम 20 से भाग दे रहे हैं और शेष पर हमारा 4 बच रहा है, तो संख्या का इकाई अंक कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, जो कि आपका इसमें है और इसमें है। तो ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे। दूसरा दूसरा क्या मतलब तरीका क्या होगा? मतलब दूसरी अप्रोच क्या होगी इसको क्वेश्चन को करने के लिए? 20 से भाग देने पर 4 बच रहा है तो इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन बचे। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि यदि हम 12 से भाग कर रहे हैं तब भी शेष पर हमारा 4 बच रहा है, तो 12 के किसी फैक्टर, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 गुणा 3। तो यदि हम 4 से भाग करें, 12 के किसी फैक्टर 4 से भाग करें, तो शेष पर हमारा कितना बचना चाहिए? 0। क्योंकि 12 से भाग करने पर 4 शेष पर बच रहा है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 में 4 का भाग करेंगे 0 शेष पर बचेगा। इसका मतलब वो संख्या जो होगी हमारी वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो 12 से भाग करने पर 4 शेष पर बच रहा है, तो 4 से भाग करने पर शेष पर कितना बचना चाहिए? 0। और 4 से भाग करने की शर्त क्या होती है? किसी भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए 3 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तभी माना जाता है वो संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित है। अब इसमें चेक करिए, इसमें अंतिम 2 अंक किसके कट रहे हैं? 4 से। तो 54 4 से नहीं कटता है, 44 4 से कटता है। यही हमारा क्या बनेगा फिर? राइट आंसर। यानी इस संख्या में यदि हम 12 से भाग कराएं तो हमारे शेष पर कितना आएगा? 4। और यदि हम 4 से यानी 12 के फैक्टर 4 से भाग करें तो शेष पर कितना आएगा हमारा? 0। यदि हम 12 के फैक्टर 3 से भाग करें तो शेष पर हमारे यहाँ पर कितना आएगा? 1। क्योंकि 3 का भाग जब हम 4 में करेंगे शेष पर कितना आएगा? 1। जब इसमें 3 से भाग करेंगे शेष पर हमारा कितना आएगा? 1। 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी दी गई है तो प्रारंभ से 20वां अक्षर कौन सा होगा? जब उल्टे क्रम में लिखा है तो प्रारंभ से 20वां अक्षर निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 27 में से 20 घटा दीजिए, कितना आएगा? 7। तो जो 7वां अक्षर होगा शुरू से वही आपका प्रारंभ से 20वां अक्षर होगा। कब? जब उल्टे क्रम में लिखा गया होगा तब। तो 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? जी आता है। तो 20वां अक्षर कौन सा बनेगा? तो जी बनेगा। ठीक है, उल्टे क्रम में जब लिखा जाता है तो हम 27 से माइनस कर देते हैं। 20वां अक्षर कौन बनेगा? 27 माइनस के 20 यानी कि 7वां अक्षर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, और इसको बोलते हैं लाख बख्श भी बोला जाता है, लाख बख्श। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो या फिर चौगान खेलते हुए। ठीक है, इसकी मृत्यु हुई थी। और बात करें इल्तुतमिश की, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आप एक कुतुब मीनार भी बनवाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो बनवाई है वो किसकी याद में बनवाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी।
उसकी याद में बनवाई थी। ठीक है, बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इल्तुतमिश को और क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम। ठीक है, और इक्तादारी प्रथा किसने शुरू करी थी? इक्तादारी इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। ठीक है, यहाँ पे नाम दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नोट करिए आप। बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रूरल रीजनल बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। इसमें केंद्र का हिस्सा कितना होता है? सेंटर का हिस्सा, स्टेट का और बैंक का हिस्सा कितना रहता है? सेंटर का रहता है 50%, स्टेट का होता है 35%, बैंक का रहता है 15%। सॉरी, सेंटर का 50% और स्टेट का होता है 15% और बैंक का होता है 35%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, यदि कोण एबीसी में कोण ए का अर्धक एडी है तो ए बी बराबर 8 है, बी डी बराबर 5 है, डी सी बराबर 4 है, तो ए सी का मान बताइए। देखिए इसे बनाते हैं पहले। देखिए त्रिभुज दे रखा है ए बी सी कोई। ठीक है, ए बी और सी। ए डी जो है क्या है? एंगल बाई सेक्टर है किसका? ए का, यानी ये वाला कोण जो होगा बराबर होगा किसके? इस वाले कोण के। ये ए डी हो गया क्योंकि कोण अर्धक है। ठीक है, तथा ए बी कितना है? ए बी है आपका 8, बी डी कितना है? 5 और डी सी कितना है? 4। पूछा क्या है यार? ये वाली भैया पूछिए ए सी। तो देखिए जब ये एंगल बाई सेक्टर होता है ये वाला, इसमें एक संबंध बनता है। वो संबंध क्या बनता है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी, यानी इन दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के रेशियो के बराबर। ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी। ए बी कितना है? ए बी है आपका 8, ए सी आपसे पूछा है बराबर, बी डी कितना है? 5 और डी सी कितना है? 4 है। ठीक है, यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए सी बराबर आ जाएगा 8 चौक 32/5। ठीक है, 32/5। 32 में 5 का भाग देने का मतलब क्या है? ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए 2 से और एक पॉइंट के बाद में, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। 5 का भाग देने का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का डबल, एक अंक के बाद में पॉइंट। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? प्रकाशक, संपादक, प्रेस या फिर लेखक। अन्य 3 से भिन्न कौन सा हो जाएगा? अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा आपका प्रेस। ठीक है, प्रकाशक, संपादक, लेखक एक ही है और प्रेस का है आपका अलग है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या कहाँ पर है? तो पता ईसाई जनसंख्या कहाँ पर है? वो है आपकी नागालैंड में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? ईसाई जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है? वो है आपके बिहार में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, बात हो रही है 2011 की जनगणना की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना का मोटो क्या था, यानी जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और इसके वो कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इस जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली। उनके लिए जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो उसी संख्या का 60% कितना हुआ? 25% का 40% कितना है? 80 है। मान लीजिए वो संख्या हमारी कितनी है? x है। x का 25% का 80 40% किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो सॉल्व करिए, 25 से कटेगा 4 बार, 40 से कटेगा ये 2 बार, और 2 चौक 8 दूनी 2 चौक 8
8 दाई 80 यानी कि 800। एक्स बार कितना जाएगा 800। अब हमारी संख्या मिल गई 800। पूछा क्या है कि उसी संख्या का 60%। तो 800 का 60% कितना हो जाएगा 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8×6 = 48 यानी कि 480। उस संख्या का 60% कितना हो जाएगा 480। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। बात हो रही है दिल्ली की लाल किले की। देखिए मोती मस्जिद 2 जगह है भारत में। कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपके आगरा में है, एक आपकी दिल्ली में। तो जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, वो बनवाई थी औरंगजेब ने। और आगरा वाली किसने बनवाई थी, शाहजहां ने। ठीक है, दिल्ली वाली किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने। आगरा वाली किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने एक बनवाया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, ठीक है। इस बीबी के मकबरे को और किस नाम से जाना जाता है, काला ताजमहल। काला ताजमहल भी कहते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल, ठीक है। दक्षिण का ताजमहल भी किसे कहते हैं, बीबी का मकबरा। कहाँ पर है ये आपका औरंगाबाद। नोट करिए कहाँ पर है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, नया नाम क्या है औरंगाबाद का, औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर। संभाजी नगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अब, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैल हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते गधे, तो ये गधे वाला हो जाएगा। सभी गधे क्या हैं, सभी गधे बैल हैं, ये बैल वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन सही है इसमें, कुछ गधे कुत्ते हैं, कुछ गधे कुत्ते हैं, तो बिल्कुल है। कुछ बैल गधे हैं, कुछ बैल गधे हैं, तो ये भी सही है। सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे क्या हैं, बैल के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये भी सही है आपका। यानी उपयुक्त क्या है, तीनों ही सही है आपके। नेक्स्ट देखिए, यदि गुलाब को पॉपी, पॉपी को लिली, लिली को कमल और कमल को ग्लेडियोला कहा जाए तो फूलों का राजा कौन है। देखिए आपको पता, यदि आपको पता है कि फूलों का राजा कौन है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। तो फूलों का राजा किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। और कमल को क्या कहा गया है, कमल को कहा गया है ग्लेडियोला। तो कमल को का जो बन जाएगा कोड वो क्या बनेगा, ग्लेडियोला बनेगा। तो फूलों का राजा कौन हो जाएगा, ग्लेडियोला। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, यदि आठ यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा आधे रखा 5% और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है 225 और आधे रखा है 5%। अंतर पूछा, अंतर कैसे निकालेंगे, तो अंतर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था। अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा अंतर का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो अंतर बराबर P इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। अंतर कितना है, 225 का है। पी क्या है, मूलधन है, पी हमें चाहिए। आर दे रखा 5%, तो 5 का वर्ग बटे में 100 का वर्ग। देखिए 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कटेगा आपका 20 बार, ठीक है। और 20 इंटू 400, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 225 गुणा 400। 225 इंटू 4 कितना होता है, 900। 900 पे 1 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 90,000, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 90,000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसने लिया था, तो आपको पता है विलियम बेंटिंक के समय क्या हुआ था, विधि आयोग का गठन हुआ था, जिसमें आपका मैकाले सदस्य बना था। उसने ही किया था, अंग्रेजी के विकास पर उसने जोर दिया था। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किसके समय लिया गया था, विलियम बेंटिंक के समय लिया गया था, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था, वो भी आपका विलियम बेंटिंक था, ठीक है। और विलियम बेंटिंक के समय क्या था, सती प्रथा का अंत भी हुआ था। सती प्रथा का अंत भी किसने किया था, विलियम बेंटिंक ने ही किया था। बात करें हार्डिंग की, तो हार्डिंग के टाइम पे क्या होता कि भारतीयों को, यानी अंग्रेजी शिक्षा, जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा सीख रखी थी उनकी सरकारी पदों पर नियुक्ति शुरू हुई थी।
सरकारी पदों पर नियुक्ति। ठीक है, बेलेजरी कौन था? इसके समय सहायक संधि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। सहायक संधि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था। दादाजी जानते हैं आप कौन था? हड़प नीति का प्रयोग करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो देखिए, सभी आम क्या है? फल है। सब्जी क्या अलग आते हैं? तो सभी आम फल के अंतर्गत आ जाएगा, सब्जी आपका अलग हो जाएगा। इस तरीके का डायग्राम देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि एट द रेट का अर्थ क्या है? गुणा है, और ओ का अर्थ भाग है, परसेंटेज का अर्थ क्या है? प्लस, और हैशटैग का अर्थ क्या है? सॉरी, डॉलर का अर्थ क्या है? माइनस है। तो इस क्वेश्चन का मान बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन की आप वैल्यू रखिए इस तरीके से, और इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का नियम लगाना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, मानी यहाँ चलाती है दक्षिण की ओर, कितना चलाती है? 10 किलोमीटर। फिर क्या है? और फिर दाएं मुड़ती है, कितना चलती है? 6 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है, कितना चलती है? तो चलती है 10 किलोमीटर। आपसे पूछा है उसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है? जितनी दूरी यहाँ पे होगी उतनी दूरी यहाँ पे होगी। ये दूरी कितनी है? 6 है, तो ये दूरी कितनी होगी? 6 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, मेरी इक्यावन कविताएं किनकी कृति है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, मेरी इक्यावन कविताएं किनकी है? तो ये रचना है आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये रचना किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है मेरी इक्यावन कविताएं। बात करें मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किनकी है? मनमोहन सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम कब स्थापित हुआ था? तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित चार्ट में 5 कंपनियों ABCDE की मांग और उनके उत्पादन को दर्शाया गया है। मांग और उत्पादन दर्शाया गया है। देखिए, ये ब्लैंक वाला मांग को दर्शा रहा है और ये ब्लैक वाला आपका उत्पादन को है। क्वेश्चन कह रहा है पहला, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है? यानी उत्पादन से अधिक और मांग से अधिक। तो उत्पादन कौन सा है? ब्लैक वाला। उत्पादन से अधिक कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे अधिक है मांग, और देखिए यहाँ पे भी मांग अधिक है और यहाँ पे भी मांग अधिक है। इन 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मांग अधिक है। उत्पादन कितने का अधिक होगा? टोटल 5 कंपनियां हैं तो 2 कंपनियां बची, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ग सॉरी दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ष में 8 शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 शहरों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 30,000 है। एक विशेष शहर में जनसंख्या को इन सभी, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन देखिए, 8 शहरों में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो 30,000 थी। अब 8 शहर दर्शाए गए आपकी इस तरीके से परसेंटेज में। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि C3, C5, C7, C3, C5 और C7 की औसत जनसंख्या क्या है? C3 कितनी है? 8 है। C5 की कितनी है? 5 है। और C7 कितनी है? 3 है। इन सबका जोड़ कर लीजिए, कितना होगा? 8 और 5 13 और 3 16। औसत पूछा है तो औसत में 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि 3 दे रखे हैं आपको एलिमेंट, 1 2 3। तो इतने परसेंट जनसंख्या है इनकी औसत जनसंख्या। लेकिन संख्या में पूछा है तो संख्या टोटल कितनी थी? 30,000 थी। 30,000 का कितना निकाल दीजिए आप? 16/3%। ठीक है, 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 से कटेगा आपका 100 बार। 100 को गुणा 16 में करेंगे कितना आएगा? 1600। औसत जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1600 इसकी औसत जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ई तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, और तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी का बी से क्या संबंध है?
देखिए ए और बी क्या है, विवाहित युगल है। ए और बी विवाहित युगल है, तो इनमें से कोई भी पति हो सकता है, कोई भी पत्नी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। सी डी का भाई है, ठीक है, और सी ए का भाई है। सी किसका भाई है, सी ए का भाई है, ठीक है, और सी और डी क्या है, भाई भाई है, तो डी भी इसका भाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे आपसे पूछा है कि डी बी से किस पर संबंधित है, यानी डी जो है वो बी का कौन लगेगा। तो देखिए ये दोनों पति पत्नी है, अब इनमें ये पता नहीं है कि इनमें पति कौन सा पत्नी कौन सी है, लेकिन आपको ये पता है कि जो डी है वो सी का भाई है, और सी किसका भाई है, इसका ए का भाई है। यदि हम इसको पति मान लें, यदि इसको हम थोड़ी देर के लिए पति मान लें, तो ये कौन हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। यानी पति का जो भाई होगा, पति का भाई यानी ए का भाई ये है और इसका भाई ये है, तो ये भी इसका भाई हुआ। यानी पति का जो भाई होगा वो पत्नी का कौन लगेगा, या तो देवर लगेगा या फिर आपका जेठ लग सकता है, ठीक है। यदि हम इसको पत्नी मान लें थोड़ी देर के लिए, इसको मान लें पति, ठीक है। यदि ये पति है ये पत्नी है, तो पत्नी का भाई इस बी का कौन लगेगा, तो लगेगा साला, ठीक है। इसका मतलब डी जो लगेगा बी का, या तो देवर लग सकता है या फिर जेठ लग सकता है या फिर साला लग सकता है। तो तीन कंडीशन ऐसी बन रही है, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है, ठीक। तो कंफर्म नहीं कर सकते आप, देवर होगा, जेठ होगा या फिर साला होगा, तीनों में से कोई एक हो सकता है। यदि इन दोनों का जेंडर क्लियर हो जाता है कि इनमें पति कौन है पत्नी कौन है, तब तो आप क्लियर बोल सकते थे कि इनमें कौन सा संबंध बनेगा, लेकिन इनका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप इनको नहीं बता सकते। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं, कितने त्रिकोण हैं वो देखिए। त्रिकोण गिनिए, इनमें कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो ये हो गए। उसके बाद देखिए एक बनेगा ये आपका, ये हो जाएगा 6, एक बनेगा आपका ये 7, एक बनेगा आपका ये 8, एक बनेगा आपका ये पूरा 9, ठीक है, 9 तो ये हो गए। उसके बाद देखिए एक बनेगा आपका ये पूरा, इधर से इधर तक जाएंगे तो 10, ठीक है, और एक बनेगा आपका ये पूरा पूरा 11, 11 बन गए। अब देखिए एक आपका कौन सा बनना है, तो एक बनना है आपका ये वाला, 11 के बाद 12 हो गया ये, और एक आपका बन गया था, एक और रह गया था आपका ये वाला, 12 और एक 13। कुल मिला कितने त्रिभुज बनने हैं आपके, 13 त्रिभुज बनने हैं इसमें, ठीक है। कितने बनने हैं इसमें, आप 13 त्रिभुज इसके बनने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में कौन सा विभाजित था, लोथल था, जन्नूदड़ो था, धौलावीरा था या फिर कालीबंगन था। देखिए 3 भागों में विभाजित था आपका धौलावीरा, कौन सा था, धौलावीरा था, जो आपका 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। धौलावीरा क्या है, ये 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थान भी है, 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थान भी है, ठीक है। बात करें कालीबंगन से, कालीबंगन कहाँ पड़ता है आपका राजस्थान में, और यहाँ से किसके साथ मिले हैं, तो इनसे मिले हैं, यहाँ से मिले हैं आपके जुते हुए खेत के साथ, ठीक है। और जन्म दड़ों से क्या मिले, तो जन्म दड़ों से मिले आपके साज और सामान का, या साज श्रृंगार का सामान मिला है आपको जन्म दड़ों से। लोथल से क्या मिला है, तो बंदर का, लोथल क्या था, बंदर का था, यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं डॉक यार्ड, ठीक है। ये फिलहाल आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने, कब की थी, तो ये की थी आपकी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, लेकिन किसके निर्देशन में की गई थी, निर्देशक कौन थे, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी, ठीक है। बात करें हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, इस तरीके का था, ठीक है, कैसा था, त्रिभुजाकार। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें कि सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था, यहाँ थोड़ा नोट करिएगा ऊपर आप, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थान, सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, यूपी में, हिंडन नदी किनारे था। और सबसे उत्तरी कौन सा था, तो
सबसे उत्तरी आपका मांडा था और पश्चिमी कौन सा था, सुतका गैंडोर, और दक्षिणी था आपका दैमाबाद। ठीक है, मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, मांडा किस नदी किनारे था, चेनाब, और दैमाबाद किस नदी किनारे था, प्रवरा नदी के किनारे, और सुधागंडोर किस नदी किनारे था, तो दास की नदी किनारे। ठीक है, फिलहाल इतनी जानकारी है, नोट करके रख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई है तथा परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया गया है, तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितने परसेंट है। देखिए, आधी घटा देने का मतलब क्या होता है, 50% घटा दिए, है ना। आधी का मतलब क्या है, 50% घटा दिए, 50% घटा दिए, पहले घटाइए 50%, फिर घटा दिए 10% और घटा दी गई है। 50% का मतलब होता है 1/2, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो 1/2 का मतलब क्या है, दो कीमत थी पहले, एक हटा दी, अब कीमत कितनी बची है, एक बची है। 10% का मतलब कितना है, 1/10, यानी पहले कीमत 10 थी तो एक हटा दी, कितनी बची अब 9। यानी यदि कीमत पहले 20 थी तो अब कीमत कितनी है, 9 एकम 9 यानी कि 9 है। यानी यदि पहले कीमत 20 थी तो अब कीमत कितनी है, 9 है। तो अब कीमत कितने परसेंट बची, तो 9 बची, कितने पे बची, 20 पे बची। कितने परसेंट बची, गुणा कर दिए 100 का, 20 से कटेगा 5 बार, 5 दूना 45%। यानी अब कीमत कितने परसेंट बची है, तो 45% कीमत बची है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। पहले तो आप ये बताइए, यदि हम 17 को 18 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे या तो शेषफल 17 आएगा या फिर आपका शेषफल आएगा -1। ठीक है, दो तरीके से शेषफल निकल सकता है, प्लस का या फिर माइनस का। तो या तो 17 शेषफल आएगा जब 17 में हम 18 से भाग करेंगे तो, या फिर -1 आएगा। तो अपनी सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम माइनस वाला जो कम होता है हम उसको लेकर चलते हैं। तो जब हम 17 में 18 से भाग करेंगे, शेषफल हमारा कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो जब हम 17 की पावर 200 में भाग करेंगे 18 से, तो शेषफल कितना आएगा, -1 की पावर 200। तो -1 की पावर कुछ भी हो, सॉरी -1 की पावर क्या हो, सम हो, तो हमारा आंसर कितना आता है, सम आता है, यानी कि एक ही आता है, सॉरी सम नहीं, एक आता है। यानी यदि -1 की पावर 200 है तो हमारा आंसर कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, -1 की पावर क्या होती है, विषम होती है, तो हमारा आंसर कितना आता है, -1 आता। तो अभी क्या है, यहाँ पे -1 की पावर सम है, सम यानी कि 200 है, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, आपका एक आएगा। ठीक है, तो यानी कि 17 की पावर 200 में जब हम 18 से भाग करेंगे, हमारा शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा शेषफल आएगा एक। ऑप्शन नंबर एक, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 17 की पावर 200 में 18 से भाग करने पर शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका एक आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, संतरों की दर में 20% की गिरावट होने जाने से एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो एक संतरे का नया मूल्य बताइए, यानी घटा हुआ मूल्य बताना है। देखिए 5 संतरे अधिक क्यों खरीद रहा है, क्योंकि 20% की गिरावट हो गई है। क्या हुई है, 20% की गिरावट हो गई, इसकी वजह से 5 संतरे अधिक खरीद पा रहा है। तो 20% किसका, 10 का 20%, तो 5 संतरे अधिक खरीद पा रहा है, क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि 10 के 20% की गिरावट हो गई है। 10 का 20% कितना होगा, 10 का 20% होगा 2 रुपए। ठीक है, यानी 5 संतरे अधिक इसलिए खरीद पा रहा है क्योंकि 2 रुपए की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो 5 संतरे का मूल्य कितना है, 2 रुपए है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि 0.40। एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, 0.40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जून में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2024। देखिए ये वर्ल्ड कप तो अब हो चुका है, इंडिया जीत भी चुकी है। के लिए यूएसए और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन सा ब्रांड बन गया है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका और यूएसए की टीम के लिए कौन बन गया है, तो बना है आपका अमूल। ठीक है, कौन बना है, अमूल बना है। तो ये पहला ऐसा प्रायोजक है जो विदेशी कंपनी, विदेशी टीम के लिए बना है। ठीक है, बात करें T20 वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप में कौन विजेता था, विजेता था अपना भारत। उप विजेता कौन था, उप विजेता था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये मैच कहाँ पर हुआ था, तो स्थान था यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज। ठीक है, यूएसए प्लस कैरिबियन कंट्री, यहाँ पे आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? तो इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, जैसे मान लीजिए NaCl है आपका, ठीक है, नमक है, तो Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? वो होगा आपका इलेक्ट्रो यानी विद्युत संयोजी बंध, ठीक है, कौन सा होगा? विद्युत संयोजी बंध होगा, ठीक है, जैसे कि आपका किस में होता है, जिसका जैसे कि आपका NaCl यानी कि नमक में होता है, विद्युत संयोजी बंध। नेक्स्ट देखिए, एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, वापस आता है 16 की स्पीड से, औसत चाल बताइए। तो औसत चाल फॉर्मूला क्या होता है? 2x बाई अपॉन में x प्लस बाई। x कितना है? 4 है, बाई कितना है? 16 है, रख दीजिए। 4 गुणा 16, 2 गुणा 4 गुणा 16 बट्टे में 4 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा 4 गुणा 16 बट्टे में 20, 2 से कटेगा ये 10 बार, 16 चौका 64, 64 बट्टे में 10 यानी कि 6.4। एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो देखिए क्यों मनाया जाता है। आपने नाम सुना होगा वेंकट रमन, सर वेंकट रमन, सर वेंकट रमन का नाम सुना होगा। ये कौन थे? ये आपके वैज्ञानिक थे। तो इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? विज्ञान, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को इन्हीं का जन्म दिवस मनाया जाता है, सर वेंकट रमन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क का स्थान बताइए, यानी यहाँ पे क्या आएगा? देखिए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। देखिए 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, 5 इंटू 6 कितना होगा? 30, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 39, यानी कि बीच वाला। ऐसे 4 चौक 16 और 5 सत्ते 35, 35 प्लस 16 51। इधर देखिए 3 चौक 12, पचम 25, 25 प्लस 12 कितना होगा? 37, बीच में कितना आएगा? 37 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक मोटरसाइकिल सवार 39 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है और पहले 15 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आगामी 20 मिनट में दोगुनी चाल से और शेष दूरी पहली चाल से करता है। तो x का मान बताइए। x क्या है? चाल है। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दे रखी है? 39 किलोमीटर, समय दे रखा है आपको 45 मिनट का, यानी टोटल दूरी 39 है, टोटल समय कितना है? 45 मिनट का। देखिए मान लीजिए हमारी चाल x है, वो तो आपको दे रखी है, x दे रखी है, तो पहली कंडीशन यानी जब 15 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, 15 मिनट दे रखा है। दूसरा देखिए, फिर चाल क्या है आपकी? डबल हो रही है, तो 2x गुणा 20 प्लस चाल आपकी x बची लास्ट में, और दूरी कितनी बची? दूरी बची है आपकी, सॉरी समय कितना बचा? तो 15 प्लस 20 35, टोटल समय था 45 मिनट, बचा समय कितना बचा? 10 मिनट। दोबारा देखिए एक बार, देखिए टोटल समय जो है वो 45 मिनट है, इसमें से पहले 15 मिनट में चलता है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय है 15 मिनट, चाल है x किलोमीटर, तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये 15 मिनट है, ठीक है, वही आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम घंटे में, 60 से भाग कर देंगे, ये भी आपका मिनट में है, ये भी 60 से भाग कर देंगे, तो ये भी आपका मिनट में, तो ये भी 60 से भाग कर देंगे, ठीक है। यानी चाल गुणा समय दूरी के बराबर, चाल गुणा समय दूरी के बराबर, चाल गुणा समय दूरी के बराबर, तो कुल मिला के दूरी है कितनी? तो 39 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 15 से कटेगा 4 बार, 20 से 3 बार, 10 से 6 बार, यानी x बटे में 4 प्लस के 2x बटे में 3 प्लस के x बटे में 6, इसके बराबर है 39 के बराबर, ठीक है। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा? तो 4, 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 4 से कटेगा 3 बार, 3 इंटू एक्स यानी कि 3x, 3 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8x, 6 से 2 बार, 2 इंटू एक्स यानी कि 2x बराबर 39, 8 और 2 10 और 3 13, 13x बटे में 12 बराबर 39, 13 से कटेगा 3 बार और 12 3 36, यानी x बराबर कितना आ गया? 36। x क्या था? आपकी चाल थी, चाल की वैल्यू कितनी आ गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है इसका, वो देखिए,
आपको पहले समय दे रखा था 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे। 20 मिनट का मतलब कितना होता है 1/3 घंटे। और शेष समय कितना बचा था 15 + 20 35 मिनट। टोटल समय था 45 मिनट। शेष समय कितना होता है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब कितना होता है 1/6 घंटे। ठीक है। तो जो 4 है, जो 3 है और जो 6 है, 4 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अब आपको ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जो 12 से कट जाए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 12 से कटेगा। ठीक है, यही बनेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक कुएं का भीतरी व्यास 14 मीटर है तथा इसे 10 मीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया है। इस पर बने रास्ते की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए मान लीजिए आपका ये इस तरीके से कुआं है कोई, इसको खोदा गया है। इसे खोदने के बाद इसकी जो बाउंड्री होती है उसके चारों तरफ क्या है मिट्टी को बिखेरा गया है। कितना बिखेरा गया है 21 मीटर तक। यानी ये दूरी कितनी है 21 मीटर की। और ये ब्यास कितना है इसका, इसका ब्यास है 14 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी जाएगी 7 मीटर। यानी कुएं की त्रिज्या कितनी जाएगी 7 मीटर। कितना खोदा गया है 10 मीटर खोदा गया है। उसको कितना फैलाया गया है फिर मिट्टी को 21 मीटर, यानी इसकी बाउंड्री से 21 मीटर तक फैलाया गया है इस तरीके से। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो मिट्टी निकाली गई है यानी जो मिट्टी का आयतन होगा वो फैलाई गई जो मिट्टी होगी उसके आयतन के बराबर होगा। अब ये मिट्टी आपका बेलन के आकार में रूप में खोदी गई है, तो जितनी मिट्टी खोदी गई है कितनी 10 मीटर तक। मान लीजिए यहाँ तक मिट्टी खोदी गई है 10 मीटर तक, तो इतना जो आयतन बनना है ये किसका बनना है, ये बेलनाकार आयतन बनना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, यानी मिट्टी का जो आयतन बनेगा वो कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर से। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी थी, कुएं का व्यास था 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास का आधा यानी 7 मीटर। 7 × 7 एच मतलब गहराई, कितनी गहराई तक खोदी गई है तो 10 मीटर तक। ठीक है, तो कितना आ गया 749 पाई, यानी इतनी मिट्टी खोदी गई। मिट्टी का आयतन कितना है 490 पाई के बराबर। ठीक है, अब देखिए जब फैलाया गया है इसके चारों ओर, कितनी ऊंचाई तक फैला गया, हमने मान लेते हैं कि एच ऊंचाई तक फैला गया। इस मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे जो मिट्टी फैलाई गई है, इस पूरे आयतन में से यदि हम इस बीच वाले वृत्त का आयतन घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा मिट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। और एच से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। तो फैलाई गई मिट्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, फैलाई गई मिट्टी का आयतन। ठीक है, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर इंटू एच। ये आर कौन सी है, कैपिटल आर कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये 7 यहाँ तक थी और 21 यहाँ आपकी यहाँ से यहाँ तक थी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बन जाएगी 7 और 21 28, यानी पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर कौन सी है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कुएं का त्रिज्या कितना है 7 का वर्ग। एच मान लेते हैं, एच आपसे पूछा है यानी वो मिट्टी कितनी ऊंचाई तक उठेगी, तो हमने मान लिया एच ऊंचाई तक उठ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस के बीच का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, तो 28 + 7 कितना होता है 35, 28 माइनस के 7 कितना होता है 21 इंटू एच, यानी ये जो मिट्टी का आयतन है वो इस मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। दोनों को बराबर बराबर रख दीजिए, तो 490 पाई बराबर होगा पाई इंटू 35 इंटू 21 इंटू एच के। पाई से पाई खत्म। ठीक है, 7 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा आपका 70 बार, 5 से कटेगा 14 बार, और 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा आपका 3 बार। इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3 गुणा एच। एच बराबर कितना मिल जाएगा 2/3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। गगन शक्ति का आयोजन किया गया है आपका पोखरण में, मतलब राजस्थान में। ठीक है, बात करें भारतीय वायुसेना का, तो अभी नए हेड बने इसके, एयर चीफ मार्शल कौन बने, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। वायुसेना का जो ध्येय वाक्य वो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, या फिर उसको बोलते हैं नव स्पर्शम दीप्तम, नव स्पर्शम दीप्तम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक भारतीय वायुसेना की बात हुई है, तो एक होता है एक सीडीएस का पद भी होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है वर्तमान में? वो है आपके अनिल चौहान। अनिल चौहान कौन है? सीडीएस है, ठीक है। और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख, मतलब तीनों सेनाओं को एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है। और सबसे तीनों सेनाओं का प्रमुख जो माना जाता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, सबसे बड़ा जो सैन्य कमांडर होता है कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? इसके पीछे तर्क क्या क्या दे रखे हैं? तर्क दे रखे हैं आपके, हाँ, राजनीतिक दलों को सबक सिखाना आवश्यक है। तो यार जरूरी नहीं है हर राजनीतिक दल बुराई हो, तो ये तो आपका नहीं होगा। नहीं, इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बात सही है, राजनीतिक दलों को समाप्त कर देंगे तो लोकतंत्र भी आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो सिर्फ आपको कौन सा तर्क मजबूत है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु के अंतिम मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाए, कमीशन मतलब छूट दी जाती है, तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है, ठीक है। और यदि यह कमीशन बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा? देखिए, अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। डिस्काउंट मतलब छूट, प्रॉफिट मतलब लाभ। CP मतलब क्रय मूल्य, MP मतलब अंकित मूल्य। तो CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के कितने परसेंट की कमीशन दी जा रही है? पहले 10% की। लाभ कितने परसेंट का हो रहा है? 20% का। ये हो जाएगा आपका 90 बटे में 120, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 90, और विक्रय मूल्य कितना है? 120। इसको चेंज कर लीजिए, 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 4 बार, यानी कि 3/4। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ गया? CP अपॉन MP का रेशियो आ गया 3/4। इसको हम मान सकते हैं 300 और 400, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी रेशियो 3/4 ही रहेगा। अब कह रहा है कि कमीशन कितना दे रहा है? 20% दे रहा है। MP कितना है? 400, 400 में 20% कमीशन दिया जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य होता है कमीशन घटाने के बाद, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 400 का 20% कमीशन घटा दीजिए, इसका मतलब 400 का डायरेक्ट 80% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 32 320। यानी 400 वाली चीज कितने बेची जा रही है? तो 320 में बेची जा रही है, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये क्रय मूल्य है। इसका मतलब कितने का लाभ हो रहा है? तो 20 का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? क्रय मूल्य यानी कि 300 पे। कितने परसेंट का लाभ हो गया? तो 20 का लाभ 300 पे हो रहा है, कितना परसेंट हो जाएगा ये आपका? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, जम्मू और कश्मीर के किन जिलों में आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कठुआ वोट फॉर श्योर जैसा मानवीय पैटर्न बनाया गया है? कठुआ में, लखनऊ, जयपुर या फिर बेंगलोर? देखिए, बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? कठुआ ही सही होगा, क्योंकि जयपुर, लखनऊ और बेंगलोर तो जम्मू कश्मीर में है नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है कठुआ जो मैच कर रहा है इसमें, यहाँ पे दे भी रखा है कठुआ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे पास है? लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो लोकसभा को स्थगित करने का, भंग करने का या फिर आप समाप्त करने का, इन सबका अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। लोकसभा को स्थगित करने का, भंग करने का मतलब समाप्त करने का अधिकार भी किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास ही रहता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 52 में है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख, ठीक। राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख किसमें है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग का उल्लेख, महाभियोग का उल्लेख किस पर है? अनुच्छेद नंबर 61 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए,
1500 बाढ़ पीड़ितों हेतु 48 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 13 दिनों के बाद कुछ बाढ़ पीड़ित और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री 25 दिन और चल जाती। तो नए आने वाले बाढ़ पीड़ितों की संख्या कितनी है? देखिए, यदि मान लीजिए कि जो 13 दिनों के बाद जो बाढ़ पीड़ित वाले आए हैं वो नहीं आते तो खाना हमारा कितने दिन और चलता? तो 1500 के हिसाब से हमारा खाना चल जाता। 13 दिनों के बाद आ रहे हैं ना, तो हमारा खाना कितने दिन और चल जाता? 35 दिन खाना हमारा और चल जाता। ठीक है, क्योंकि 13 दिन के बाद आ रहे हैं, 13 दिन तो निकल चुके हैं, तो अब खाना कितने दिन और चल जाता? 35 दिन और चल जाता, क्योंकि खाना कितने दिन के लिए था? 38 दिन के लिए था। 13 दिन हो चुके हैं, तो खाना दिन कितने बचे? 35 दिन बचे। तो 1500 के हिसाब से हमारा खाना चलता, 35 दिन और चल जाता। लेकिन क्या है, कुछ बाढ़ पीड़ित और आ गए। अब बाढ़ पीड़ित कितने हो गए? 1500 प्लस के एक्स, मानते हैं हमारे एक्स बाढ़ पीड़ित और आ गए। अब बाढ़ पीड़ित कितने हो गए? 1500 प्लस के एक्स हो गए। अब खाना कितने दिन चला है? तो खाना चला है 25 दिन, गुणा कर दीजिए 25 से। ये भी बचा हुआ खाना था, ये भी बचा हुआ खाना है, बस बराबर बराबर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। 25 से कटेगा 25 के 150, यानी कि 60 बार कटेगा। 35 के कितना होता है? 210, यानी कि 2100 बराबर 1500 प्लस के एक्स। 1500 हटा दीजिए, 2100 में से कितना आएगा? 600, यानी कितने जो बाढ़ पीड़ित हैं वो कितने आ गए? वो 600 और आ गए। ऑप्शन नंबर 4। एक क्रिकेटर यानी किस क्रिकेटर ने 3 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? किसने किया? सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक या फिर माइकल वॉन। तो 2024 में 3 जून को किसने घोषणा की है? दिनेश कार्तिक ने। दिनेश कार्तिक कौन थे? ये आपके विकेट कीपर भी थे और बल्लेबाज भी थे, विकेट कीपर प्लस बैट्समैन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक है? 6 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए, विपरीत आने का मतलब क्या है? यदि कोई संख्या इसके विपरीत आ रही है, इसका मतलब उसके सामने नहीं आ सकती है, मतलब उसके बराबर में नहीं आ सकती है। यदि कोई दो संख्या आपको बराबर बराबर में दिखाई दे रही है तो उसके विपरीत कभी नहीं हो सकती। देखिए, 6 के विपरीत 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी। 6 के विपरीत 4 नहीं हो सकती, तो 4 भी नहीं होगी। एक ही ऑप्शन बचा, एक, यानी 6 के विपरीत कौन सी होगी? एक होगी। ठीक है, यानी दो विपरीत फलक जो होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। 6 के साथ में 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 और 2 इसके साथ में नहीं, अपोजिट नहीं हो सकते। यहाँ पर 4 भी दिखाई दे रहा है, तो 4 भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट देखिए, एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे का सामना करते हुए चौराहे पर बात कर रहे थे। यदि श्याम की छाया राम के ठीक बाईं तरफ थी तो राम का चेहरा किस तरफ था? देखिए, मान लीजिए सूर्य आपको इस तरीके से इस तरफ से निकलता है और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है। ठीक है, और इसमें राम कौन है, श्याम कौन है, भी डिसाइड करते हैं। देखिए, ये व्यक्ति इधर इधर से नहीं आ सकते, क्योंकि इधर इधर से आएंगे तो छाया आपकी इसी दिशा में पड़ेगी, तो ना तो किसी के बाएं पड़ेगी ना ही किसी के दाएं पड़ेगी। तो ये व्यक्ति किधर से आ सकते हैं? ऊपर से या फिर इस तरफ से। ठीक है, सूरज इधर से निकल रहा है, इसका मतलब ये पूरब दिशा है। अब देखिए, इनमें राम कौन सा श्याम कौन सा, वो देखिए। श्याम की छाया राम के बाईं ओर, देखिए इन दोनों की छाया किधर पड़ेगी? इधर ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सूरज इधर से निकल रहा है, तो जो श्याम की छाया है वो राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। लेकिन जो व्यक्ति इधर से देख रहा होगा उसके बाएं किधर होगा? इधर होगा, तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, तभी तो बोला इस जो श्याम की छाया है वो राम की ठीक बाईं ओर है, लेकिन इसकी छाया किधर पड़ रही होगी? इधर ही पड़ रही होगी, जो किसकी किधर है? इसके बाईं तरफ है। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा श्याम, और ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा राम। इसकी छाया किधर पड़ रही होगी? इधर पड़ रही होगी, जो कि राम के बाईं ओर पड़ रही है। ये तो बोला श्याम की छाया राम के ठीक बाईं ओर है। तो राम का चेहरा किधर है? यानी ये किधर देख रहा होगा? जब ये पूरब है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। तो राम किधर देखता है? राम देख रहा है आपका उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। इसके संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह भागना प्लस लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। ठीक है, दोनों ही नाम फेमस है। सोहन सिंह भागना कर लीजिए या फिर मोहन सिंह भागना, दोनों नाम फेमस है आपके। सोहन सिंह भागना प्लस लाला हरदयाल। स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कहाँ पर हुई थी? ये स्थान भी फेमस है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। मोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने की थी। देखिए, ये स्थान भी आपका क्या है? फेमस है, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, परमीय संख्या है माइनस के 7/10, 5/-8, 2/-8 का आरोही क्रम क्या होगा?
देखिए आरोही क्रम निकालने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो मैथ्स की संख्याएं होती हैं वो, जैसे मैथ्स का मान लीजिए 1 है, वही मैथ्स का 2 है, इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है। तो मैथ्स की संख्या में छोटा जो होता है, जो छोटा दिखता है आपको वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो आपका छोटा होता है। यानी मैथ्स का 1 बड़ा होगा मैथ्स के 2 से, ठीक है। मैथ्स की संख्या में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आपको नॉर्मल संख्या दे रखी हो, जैसे 1 और 2 दे रखी है, तो आपको बता सकते हो आप आराम से कि 1 छोटा है 2 बड़ा है। लेकिन जब मैथ्स की संख्या दे रखी हो, मैथ्स का 1 मैथ्स का 2, तो इसमें छोटा कौन सा है, तो इसमें छोटा है 2 वाला, और बड़ा कौन सा है, बड़ा है 1 वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीनों में माइनस दे रखा है, तो एक बार को माइनस को भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर दे रखा है माइनस के 7/10, ये माइनस के 5/8 है, माइनस ऊपर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 5/8 हो जाएगा, और ये माइनस के 2/3 है, ठीक है। ये 8 नहीं, यहाँ पे क्या है 3 है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 8 नहीं दे रखा है, 2/8 कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब देखिए ये आपका माइनस में है, तो यदि हम इसका अवरोही क्रम, हमें पूछा गया आरोही क्रम निकाला है, यदि हम इसका अवरोही क्रम निकाल दें, यदि हम इसका अवरोही क्रम निकाल दें, तो चूंकि माइनस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है माइनस वाली संख्याओं में। तो यदि हम इसका अवरोही क्रम निकाल दें तो हमारा आरोही क्रम निकल कर आ जाएगा, या उल्टा निकल कर आ जाएगा। तो माइनस को भी भूल जाइए, इसको मान लीजिए आप 7/10, इसको मान लीजिए 5/8, इसको मान लीजिए 2/3। यदि हम इन संख्याओं का अवरोही क्रम निकाल दें तो हमारा आरोही क्रम निकल जाएगा, माइनस में निकल जाएगा, क्योंकि माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है। अब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी, इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या, आरोही पूछा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि ये संख्या माइनस में दे रखी है, ठीक है। यदि हम इसका अवरोही निकालेंगे तो ये संख्या का अपने आप ही आरोही निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसका अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। जैसे आपका 7/10 और 5/8 है, ठीक है। इसमें बड़ी छोटी कौन सी होगी, तो मैंने बताया था क्रॉस गुणा करिए आप, 7/8 56, 10×5 = 50, 56 बड़ा होता है 50 बड़ा होता है, आप कहेंगे 56 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है, ये वाली भिन्न क्या है, छोटी है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका 7/10 अवरोही क्रम निकालने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी तो आपकी ये हुई। अब बची आपकी 5/8 और 2/3, तो 5/8 और 2/3 में चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है। तो 5 दिया 15, 8 दूनी 16, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। इसका मतलब सबसे बड़ी तो आपकी ये वाली होगी, इसके बाद नंबर आएगा 2/3 का, इसके बाद नंबर आएगा आपका 5/8 का। तो सबसे बड़ी इससे छोटी फिर इससे छोटी, तो ये वाला क्रम कौन सा हो गया, ये क्रम हो गया आपका अवरोही क्रम, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है आरोही क्रम, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपकी सब प्लस वाली संख्या है, यदि हम इसमें माइनस लगा देंगे, यदि हम इसमें क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि आपको माइनस में ही पूछा था। तो माइनस के 7/10, माइनस के 2/3, माइनस के 5/8, अभी संख्या किस क्रम में हो जाएगी, ये संख्या आपकी आरोही क्रम में हो जाएगी। किस में हो जाएंगी, आरोही क्रम में। अब ये वाला क्रम कौन सा हो गया, ये वाला क्रम हो गया आपका आरोही क्रम, ठीक है। माइनस के 7/10, माइनस के 2/3, माइनस के 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। इसका अवरोही क्रम निकाल लीजिए, फिर उसका जो उल्टा होगा वही मतलब आरोही क्रम हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो संख्या छोटी दिखती है वो आपकी बड़ी होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है, यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे आपका सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है, आपका हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में 479 का अर्थ क्या है, फ्रूट इज स्वीट, और 248 का अर्थ है वेरी स्वीट बॉयज, 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली। तो कोड भाषा में किस अंक का अर्थ है इज, इज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक, सबसे पहले आप चेक करिए इज है कहाँ पर, इज कहाँ पर है आपका, ये इज और कहीं भी है, तो इज आपका और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसका कोड होगा वो 479 में से कोई एक होगा, यानी 479 में से कोई एक कोड होना चाहिए, क्योंकि इज आपका सिर्फ यहीं पे यूज हुआ है और कहीं यूज इज आपका नहीं आया। तो 479 में से कोई एक कोड होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 479। अब देखिए 4 आपका यहाँ पे भी आया है, 4 आपका यहाँ पे भी आया है,
इसका मतलब 4 इसका कोड नहीं होगा, क्योंकि इच तो सिर्फ एक ही बार आया ना। तो जो चीज़ आपकी 2 बार आई है वो इनमें मैच करेंगे तो 2 जगह आनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे फ्रूट है और यहाँ पे क्या है, स्वीट है, स्वीट यहाँ पे आया, स्वीट यहाँ पे आया, 4 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, इसका मतलब स्वीट का कोड क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए इच का। इसका मतलब इसका कोड क्या होगा, 4 तो नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, 7 यहाँ पे है, 7 आपका यहाँ पे है, तो 7 भी इसका कोड नहीं होगा। बचा कौन सा, 9 बचा। 9 ही इसका कोड होगा, क्योंकि तीनों में से कोई एक कोड होगा। 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 2 जगह आया, 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 2 जगह आया। जबकि इच हमारा सिर्फ एक ही जगह है, तो एक जगह जो कोड आया होगा वही इसका कोड हो सकता है। इसका कोड क्या बनेगा, 9 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका हरियाणा, गुरुग्राम में, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, 121। किसने की थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में। बीजिंग में किसका मुख्यालय है, एससीओ का, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में ही है। अब पेरिस में किसका है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। जकार्ता में किसका मुख्यालय, आसियान का। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। पिचर शब्द किससे संबंधित है, कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। पिचर शब्द का संबंध किससे है, बेसबॉल से है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो यूएसए का। 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको 48 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, फिर उसकी माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो 48 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, गुणनखंड का मतलब वो संख्या जिनसे 48 कट जाए। तो 48 किन किन से कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद में 8 से कट जाएगा, फिर आपका 12 से कट जाएगा, फिर आपका 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 48 से भी कट जाएगा। पूछा कि इनकी माध्यिका पूछिए। देखिए 48 किस किस से कट जाएगा आपका, 1 से, 2 से, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, इन सबसे कट जाएगा 48। माध्यिका का मतलब क्या है, बीच की। जैसे यदि संख्या आपकी विषम दे रखी है, मतलब विषम दे रखी है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ये तो सम संख्या दे रखी है। यदि विषम दे रखी होती, जो जो बीच में संख्या आती है वही आपकी माध्यिका हो जाती। लेकिन सब सम संख्या दे रखी है, तो बीच की 2 संख्याओं को साथ, बीच की 2 संख्या कौन सी है, 6 और 8। 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई, बीच की दोनों संख्या का औसत, यानी 6 और 8 का औसत कितना हो जाएगा, तो 6 + 8 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो 6 और 8 का औसत कितना होगा, 7। 7 ही आपका क्या बनेगा, माध्यिका बनेगी। क्या बनेगी, माध्यिका। ठीक, तो एक 48 के गुणनखंडों का माध्यिका कितनी बन जाएगी, तो बन जाएगी 7। नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक, देखिए युवराज सिंह जो थे, मतलब जो है, मतलब उनको क्या है, उनको कैंसर हो गया था। तो कैंसर से लड़ने के बाद, मतलब कैंसर से सही होने के बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक किनकी है, युवराज सिंह की। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, इनकी पुस्तक सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। कुछ और पुस्तकें लिख लीजिए, जैसे बिलीव, बिलीव पुस्तक इनकी है, सुरेश रैना की। ठीक है, और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, और सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है, इज नॉट इनफ, ये पुस्तक है सौरभ गांगुली की। सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ठीक है, तो फिलहाल जो पूछा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसकी है, युवराज सिंह की। क्लियर। प्लेइंग इट माई वे किनकी है, सचिन तेंदुलकर की। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए विकल्पों में से एक संख्या चुनिए जो कि 3 संबंधित संख्याओं के निम्न के समूह में आती है, 25, 39 और 49। इनमें से कौन संख्या से मैच खाती है, तो कौन सी मैच खाएगी, 21। 21 की मैच खाएगी क्योंकि ये सभी क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि 21 में से क्या है, विषम संख्या है। नेक्स्ट है, स्टीफन हॉकिंस थे एक। स्टीफन हॉकिंस कौन थे, तो स्टीफन हॉकिंस क्या थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल वगैरह की खोज की थी।
और फिलहाल जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। ब्लैक होल की खोज में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑप्शन नंबर 2। नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। और हरियाणा कौन सा है, सॉरी गुजरात का कौन सा है? गरबा। राजस्थान का कौन सा है? कालबेलिया। कालबेलिया है, झूमर है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य लिख लीजिए। चरकुला है और रासलीला है, ठीक है, कहाँ के हैं? यूपी के। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, या फिर कौन सा होता है? तो वो होता है आपका गायटन यानी घेंगा रोग। घेंगा रोग इसकी कमी से होता है या आयरन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से बोलते हैं इसको आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है? तो आपने पढ़ा होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? इसमें सूज जाती है। थायराइड ग्रंथि किस आकार की होती है? एच के आकार की होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? थायराइड ग्रंथि सूख जाती है। बात करें स्कर्वी रोग की, तो विटामिन सी की कमी से होता है, सी की कमी से होता है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। पोलियो होता है वायरस से। वायरस से कौन सा रोग होता है? पोलियो। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस वन अपॉन ए बराबर रूट थ्री है, तो ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू किसके बराबर होगा? देखिए, यदि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर मान लीजिए एक्स दे रखा है, आपसे पूछा जाए ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू वैल्यू, तो किसके बराबर होगा? एक्स क्यू माइनस की थ्री एक्स के बराबर होगी, ठीक है। यदि ए प्लस वन अपॉन ए बराबर दे रखा है एक्स के, तो ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू किसके बराबर होता है? एक्स क्यू माइनस की थ्री एक्स की। लेकिन आपको कितना दे रखा है? ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री, ठीक है। पूछा किसका है? ए क्यू प्लस वन अपॉन ए क्यू की वैल्यू पूछिए, तो किसके बराबर होगी? एक्स क्यू माइनस के थ्री एक्स, यानी कि रूट थ्री की पावर तीन माइनस के थ्री इंटू रूट थ्री, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। रूट थ्री की पावर तीन का मान कितना होता है? तीन रूट तीन होता है। यहाँ से भी कितना मिल जाएगा आपको? तीन इंटू रूट थ्री। तो ये कितना जाएगा? इससे ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? जीरो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई आपकी जीरो। नेक्स्ट है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक के द्वारा मृत्यु का होना। तो जितने की जल क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो जब आप पानी फेंकेंगे लाइट के ऊपर, तो क्या होगा? वो पानी के द्वारा करंट फ्लो हो जाएगा, तो मतलब उससे क्या होगी? तो जो व्यक्ति पानी फेंक रहा होगा, तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। तो इसलिए जब आग लगती है तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए, बालू से बुझाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। ये दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है आपका, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है क्या बनेगा। देखिए, ये आकृति आपकी ऐसी है, तो ये आकृति आपकी इस तरीके से बनेगी यहाँ पे, जो कि आपका इसमें है, इसमें है और इसमें है। ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ये तीर इधर जा रहा है तो ये तीर इधर आएगा, ठीक है। और ये आपका इस कोने में है, तो यहाँ पे इस कोने में आएगा, जो कि आपका इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन फॉर्मूला क्या होता है? CH4। मीथेन और कहाँ कहाँ होता है वो भी नोट कर लीजिए। जैसे कि कोयले की खदान में, कोयले की खदान में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। पशुओं की जुआली में कौन सी गैस बनती है? मीथेन बनती है। मंगल ग्रह पे कौन सी गैस है? मीथेन है। और गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस होती है? वो भी मीथेन ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो ये बात हो रही नेहरू ट्रॉफी की। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका दौड़ से, नौका दौड़ से है, ठीक है। लेकिन नेहरू कप का संबंध किससे है? नेहरू कप का संबंध, वो संबंध है आपका फुटबॉल से। नेहरू कप संबंधित है फुटबॉल से, लेकिन नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे? नौका दौड़ से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, 15x20 मीटर के आयताकार मैदान के बीच में एक गड़े खंभे से एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल गाय से परे है, मतलब कितना क्षेत्रफल गाय के द्वारा नहीं चला जा सकता है। आयत की परिमाप कितनी है, सॉरी आयत की भुजा कितनी रखी है? 15x20 दे रखी है। देखिए मान लीजिए ये आपका आयताकार मैदान है, इसके बीचों बीच में कौन है? गाय बनी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 15x20 है। 20 लंबाई है, 15 चौड़ाई है, ठीक है। और कितनी मीटर लंबी रस्सी से बनी है? 7 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर गाय है जो 7 मीटर लंबी रस्सी से बनी है। इसकी भुजा कितनी? 15 है। तो 7 कहाँ तक होगा? देखिए इसका आधा 7.5 होगा, तो 7 लगभग यहाँ तक बनेगा और 7 यहाँ तक लगभग बनेगा। यानी इतने लगभग क्षेत्रफल को ये खा सकती है। पूछा कितना, कितने जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो कितना है, कितने परसेंट बचा है? देखिए यदि हम पूरे क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें बचा हुआ क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरा क्षेत्रफल कितना है? पूरा क्या है? ये आपका आयत बना हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? 15। 20 × 15 कितना होगा? 300। 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है आयत का। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है इसकी? 7 है। 7 गुणा 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 154। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 मीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल हो गया 300 मीटर स्क्वायर। बचा क्षेत्रफल कितना बचा? बचा हुआ क्षेत्रफल कितना है? बचा हुआ 300 माइनस के 154 कितना बचेगा? ये आपका 146 मीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल बचा? आपसे पूछा ये क्षेत्रफल बचा हुआ है, पूरे क्षेत्रफल कितने परसेंट बचा है? तो 146 पूरा कितना था? 300 था। कितने परसेंट हो गया? गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 खत्म। 3 का भाग करेंगे, इसमें कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 3%। यानी 48.2% भाग क्या है? अभी भी बचा हुआ है। हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है आपका एथिलीन गैस का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, ठीक है। पहले कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता, तो बार उस पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने। अब किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति छिपी हुई है? यानी ये आकृति इनमें किसमें छिपी हुई है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने कई बार कराए हुए हैं इस तरह क्वेश्चन, आप इसमें ढूंढिए किसमें छिपी हुई है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं हो सकता, त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, या फिर एक समान वेग होता है। तो देखिए यदि पिंड इस तरीके से गति कर रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें त्वरण होगा, क्योंकि दिशा बदल रही है इसकी हर बार। यहाँ पे क्या दिशा चेंज हो रही है, तो क्या होगा? ये त्वरित नहीं होगा। एक समान गति वाला पिंड क्या होगा? त्वरित नहीं होगा। इस व्यक्ति गति पर कर रहा है त्वरण होगा इसमें, लेकिन क्या है? एक समान गति में इस तरीके से चल रहा है तो त्वरित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, रुधिर को शुद्ध रखता है? तो कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है? वो है आपका यकृत, लीवर, ठीक है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में यही चेंज करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी यही चेंज करता है, यकृत ही। यकृत क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं? शरीर की प्रयोगशाला। शरीर की प्रयोगशाला किसको बोलते हैं? तो यकृत को ही बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यकृत में क्या होता है? लीवर के अंदर क्या होता है? विटामिन ए और विटामिन डी का संचय होता है। ए और डी का संचय भी कहाँ होता है? लीवर में ही होता है, ठीक है। यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई।
और सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसके अंदर होती है, यानी रीजनरेशन की पावर किसके अंदर होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है यकृत के अंदर ही होती है। क्लियर? देखिए, यदि किसी को जहर देके मृत्यु की जाती है, यानी यदि किसी को जहर दिया था तो उसका किस अंग की जांच होती है, तो उसके यकृत की जांच की जाती है। यानी जहर देकर मृत्यु होने पर किस अंग की जांच की जाती है, तो उसकी यकृत की ही जांच की जाती है। ठीक है। और अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी यकृत का ही होता है। अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है, तो वो करता है यकृत। जैसे जो गर्भवती महिला होती है तो उनके बच्चे के लिए जो रक्त बनता है, यानी आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका लीवर में ही होता है। तो यहाँ नोट करिएगा पॉइंट। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। ठीक है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन तो हो ही गया था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन चेंज करता है, लीवर करता है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज भी लीवर ही करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये कुल 5 किस्तों में बेचा गया है, हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त की दोगुनी है। यदि पहली किस्त कितनी है 300, तो कूलर की कीमत कितनी है, पहली किस्त कितनी है 300 की है, दूसरी कितनी होगी 600 की होगी, तीसरी 1200 की होगी, फिर 2400 की होगी, और फिर आपकी 4800 की होगी। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 9300। तो कूलर की कीमत कितनी होगी 9300 कूलर की कीमत हो गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहते हैं, जहाँ पे कोशिका का श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। तो श्वसन स्थल को बोला जाता है जहाँ पे श्वसन होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को बोलते हैं ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। या फिर पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने की थी, अंटमैन ने इसकी खोज की थी। बात करें गोल्जी काय की, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, तो गोल्जी काय को कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका दूसरा नाम क्या है, पैलेट कण। पैलेट कण किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को ही बोलते हैं। सबसे छोटा जो कण है वो कौन सा है, सबसे छोटा, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, सबसे छोटा अंग, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है, वो भी आपका राइबोसोम ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंक्ति में सूर्य का स्थान दाएं से क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है, कथन दे रखा है पंक्ति में सुरेश का स्थान दाएं से कौन सा है। पंक्ति में 40 छात्र हैं, पंक्ति में सुरेश बाएं से 7वां स्थान है। जब टोटल छात्र कितने हैं 40 है, बाएं से नंबर कितना है 7वां नंबर है, दाएं से नंबर कौन सा होगा, दाएं से नंबर होगा 40 माइनस के 7 प्लस के 1 यानी कि 33 प्लस 1 यानी कि 34। इसका दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, दाएं से स्थान हो जाएगा 34वां। तो 34वां स्थान निकालने के लिए हमें कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ी, पहले की जरूरत भी पड़ गई यहाँ पे, दूसरी जरूरत भी पड़ेगी आपकी ये वाली, यानी कि दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। दोनों कथन आपके क्या है, पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, दिए गए नक्शे के आधार पर, नक्शा आपका ऊपर दे रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। दिए गए नक्शे के आधार पर बताइए कि 3 व्यक्ति एबीसी क्रमशः गोलचा मार्केट, जय किराना स्टोर और गोल्डी ज्वेलर्स पर खड़े हैं। ए से बी 3 मीटर की दूरी पर है, सी से बी 4 मीटर की दूरी पर है, ए से सी सीधी दूरी पर है। ए से सी की सीधी दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। नक्शा देखिए इसका, देखिए ये नक्शा है। ए से बी की दूरी दे रखी है 3 मीटर, बी से सी की दूरी दे रखी है आपकी 4 मीटर। पूछा है ए से सी की दूरी कितनी होगी। देखिए ये आपकी क्या है, ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल, ये 3 है, ये 4 है, कितना होगा, ये होगा 5, यानी ए से सी की दूरी कितनी होगी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, 3 है 4 है, कितना होगा 5 होगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, सभी को पता होगा, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका मुंडक उपनिषद से। बात करें जो आदर्श वाक्य है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है अशुभ चिन्ह।
ठीक है। अशोक चिन्ह के नीचे, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका, अशोक का चिन्ह। बस ये कहाँ से लिया गया, ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया, सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया। ठीक है, सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है उससे लिया गया है आपका राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, आंकड़ों की परास है। परास मतलब रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। सबसे बड़ा कौन सा है 29, सबसे छोटा कौन सा है 9, तो 29 माइनस के 9 कितना हो जाएगा 20, इसकी परास कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। नेक्स्ट है, युगांडा के कंपाला में कौन सा नेम शिखर सम्मेलन 19 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। देखिए, नेम शिखर सम्मेलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, ये यहाँ पर हुआ था युगांडा के कंपाला में। युगांडा कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, किसके किनारे स्थित है ये, विक्टोरिया झील के किनारे, विक्टोरिया झील के किनारे स्थित है। विक्टोरिया झील एकमात्र ऐसी झील है जिससे होकर भूमध्य रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो था आपका 19वां। कौन सा था, 19वां शिखर सम्मेलन। कहाँ किया गया था, युगांडा के कंपाला। कंपाला क्या है, युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट है, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है। सी के साथ मिलने पर औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु बताइए। देखिए 3 वर्ष पूर्व 18, औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। औसत 18 है तो योग कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या, यानी 18 गुणा संख्या कितनी है, 1 और 1 2, यानी कि 36 वर्ष। कब थी ये, 3 वर्ष पहले थी। वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा, वर्तमान में इनका योग हो जाएगा 3 साल इसमें जुड़ जाएगा ए में, 3 साल जुड़ेगा बी में, तो यानी 36 प्लस के 6 कितना हो जाएगा 42 वर्ष। वर्तमान में ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान में ए बी और सी तीनों की आयु का औसत कितना है, 22 वर्ष है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना हो जाएगा 22 गुणा 3, यानी कि 66 वर्ष। जिसमें से ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है 42 वर्ष है, तो सी का कितना बचेगा, ए और बी का कितना है 42, तो 42 प्लस के सी बराबर 66, तो सी बराबर कितना होगा 66 माइनस के 42, यानी कि 24 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व में हेपेटाइटिस बी और सी में भारत का कौन सा स्थान है। बी और सी के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, तो बी और सी के मामले में भारत का स्थान है आपका दूसरा स्थान है। ठीक है, बात हो रही है हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस का संबंध किससे होता है, लीवर से होता है। ठीक है, तो हेपेट शब्द होता है, हेपेट, इसका संबंध किससे होता है, लीवर से ही होता है। ठीक है, यहाँ भी आपको हेपेटाइटिस दिखाई दे, वो संबंध किससे होता है, लीवर से होता है। लीवर मतलब यकृत से। इसको सॉल्व करें नीचे वाले क्वेश्चन को। समीकरण 3 की पावर 1/9, 3 की पावर 2/3, सॉरी 2/9, 3 की पावर 3/9 बराबर 9 की पावर x है, तो x का मान क्या होगा। तो जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा 1/9 प्लस के 2/9 प्लस के 3/9 बराबर, इधर क्या है 9 को ले सकते हैं हम 3 की पावर 2 की पावर x। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर, इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 6, 6/9। इधर हो जाएगा आपका 3 की पावर, ब्रैकेट के बाहर घात जो होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है, 3 की पावर 2x। जब आधार समान है तो क्या होता है, घातें भी समान होती है। तो 6/9 बराबर हो जाएगा आपका 2x के, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 1/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO द्वारा किए गए एक अध्ययन ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के सबसे बड़े निर्यातक रूप में कौन सा स्थान है, सबसे बड़े निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान है, इसके अनुसार पूछा है WTO के अनुसार। देखिए WTO के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या है, चौथा स्थान है। WTO की बात करें तो WTO के बारे में आपको कई बार बताया हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और जिनेवा इसका स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो नागोजी वेला, नागोजी ओंकाजी इवेला इसकी वर्तमान में हेड है। ठीक है, ये पहली महिला निदेशक भी है इसकी WTO की, और कहाँ की रहने वाली, ये नाइजीरिया की। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि क्लर्क पद हेतु किस विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। क्लर्क पद हेतु उम्मीदवार की योग्यता निम्न है। क्या क्या है? इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और 3/1/19 को 18 साल का पूरी रहना चाहिए और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तथा 35 वर्ष से कम हो, 18 से ज़्यादा हो और 35 से कम हो। हिंदी में टंकण की क्षमता 25 है और इंग्लिश में कितनी है? 30 है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए क्या कहें। सुरेश हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 35, 25 और 30 चाहिए थे, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही है 35 तो चल जाएगा। और इंटर पास है, इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। उसका उसने अपना 25वां बर्थडे मनाया है, 25वां बर्थडे यानी 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 35 से कम होना चाहिए 25वां। तो क्या इसका सिलेक्शन होना चाहिए? सिलेक्शन होगा इसका, क्योंकि सारी क्षमताएं, सारी क्या योग्यताएं इसकी पूरी हो रही हैं। यानी इंटर पास भी है, 18 से और 35 के बीच में होना चाहिए, 35 बीच में है, और हिंदी में 25 शब्द हैं, 25 है, और इंग्लिश में कितने? 30 होने चाहिए, 35 है। तो ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका चल जाएगा, तो आपका पहले वाले का क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? बात हो रही विश्व धरोहर स्थलों की। वर्तमान में कितने भारत के विश्व धरोहर स्थल हैं? तो वो हैं आपके 43। ठीक है, इनमें से 35 एक सेकेंड, 43 हैं वर्तमान में आपके। हाँ, 35 आपके क्या है? सांस्कृतिक धरोहर है, और आपके 7 आपके प्राकृतिक हैं, और एक आपका क्या है? मिश्र है, मिश्रित आपका धरोहर। ठीक है, 35 7 42 1 43। 43वां भी नया कौन है? मोइकम। मोइकम कहाँ का है? असम का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? इनमें 3 से भिन्न कौन सा है? TS, PO, FG और XW। टी के एक पहले क्या आता है? एस आता है, पी से पहले ओ आता है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, लेकिन एफ के बाद जी आता है ना, कि पहले आता है। तो अन्य 3 से भिन्न कौन सा हो जाएगा? आपका तीसरा वाला। तांजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है। यह 1 मई 2024 को किस देश में पाया गया? सबसे गहरा गहरा ब्लू होल है, कितने मीटर गहरा है? 420 मीटर गहरा है। कहाँ पे खोजा गया है आपका? ये मैक्सिको में खोजा गया है। ठीक है, इससे पहले चीन का था, लेकिन अभी ये खोजा गया है, 420 मीटर गहरा गड्ढा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नदी के एक किनारे पर स्थित पेड़ की चोटी का नदी के दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 अंश है, और उससे 20 मीटर की दूरी पर बिंदु से यह 30 अंश है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, मान लीजिए आपका पेड़ है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नदी का दूसरा किनारा, ये नदी के एक किनारे पर खड़ा है, ये दूसरा किनारा है, इससे इसका उन्नयन कोण कितना है? तो 60 अंश का कोण है, और 20 मीटर पीछे से कितना है कोण बनना है इसका? तो बनना है आपका 30 अंश का कोण बनना है। कितना बनना है? 30 अंश का कोण बनना है। कितने मीटर पीछे है? यहाँ से 20 मीटर पीछे। ठीक है, ये क्या है? नदी की चौड़ाई है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। अब देखिए, ये क्या है? पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई कितनी h है? ये 60 अंश का कोण बनना है और ये 30 अंश का कोण बनना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 है। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये वाली, यानी नदी की चौड़ाई चाहिए। तो देखिए, हमें एक फॉर्मूला पता है कि h बराबर होता है, d बराबर क्या होता है? d बराबर h cot थीटा 1 माइनस के cot थीटा 2। ठीक है, ये कि डी क्या है? डी मतलब डिस्टेंस, ये वाली दूरी। एच क्या है? ये वाला। cot थीटा 1 क्या है? ये 30। cot थीटा 2 क्या है? 60। अब देखिए टी क्या है? डी हमें निकालना है, तो डी तो हमें दे रखा है 20। एच, एच हमें पता नहीं, एच हमें निकाल लेते हैं पहले। तो cot थीटा 1, cot थीटा 1 मतलब cot 30 माइनस के cot 60। सॉल्व करिए इसको। एच इंटू cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 माइनस के cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बराबर एच इंटू √3 का गुणा इसमें करेंगे 3 माइनस के 1 बटे में √3। ये किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। 3 में से 1 या कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 2 बटे में √3। 2 से कट जाएगा आपका 10 बार, 10 का गुणा करेंगे √3 में तो कितना हो जाएगा? 10√3 बराबर एच के। यानी पेड़ की ऊंचाई मिल गई हमको, कितनी मिल गई? 10√3। 10√3।
हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नदी की चौड़ाई। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को उठाकर हम लिखते हैं यहाँ पे, इसमें ये वाला कौन कितने अंश का है, 60 अंश का है ये वाला, और ये हमें x चाहिए था, और ये हमें कितना मिल गया, tan√3 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, tan√3 मिल गया। अब आपको पता है कि tan थीटा यानी tan60 बराबर क्या होता है, तो tan60 की वैल्यू होगी, tan थीटा होता है लंब बटे आधा, यानी कि tan√3 बटे में x, और tan60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, tan√3 बटे में x, तो √3 से कटेगा एक बार, √3 से वाला √3 खत्म, x गुणा 1 में करेंगे x बार, एक बराबर कितना जाएगा 10, x की वैल्यू कितनी जाएगी 10 मीटर, यानी जो नदी की चौड़ाई है कितनी मीटर है, तो 10 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक विद्यार्थी है मोहन अच्छा, इसका वाक्य क्या बन जाएगा, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है, इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा, मोहन है, मोहन का नंबर कितना है, देखिए यहाँ नंबरिंग आपकी गलत दे रखी है, क्योंकि ऑप्शन में आपका 3 1 2 करके लिखा हुआ है, इसको 1 मान लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। सबसे पहले आएगा मोहन यानी कि 3 वाला, फिर आएगा मोहन एक यानी कि 1 वाला, मोहन एक अच्छा यानी कि 4 वाला, विद्यार्थी है मतलब 2 वाला, 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का। लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम, विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग कितना है, 80 है, अनुपात कितना है, 3:5, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। तो देखिए अनुपात 3:5 है, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, लेकिन एक्चुअल में योग कितना है उनकी आयु का, तो 80 है, 8 की वैल्यू 80 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 80/8 यानी कि 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष के बराबर, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 तिया 30, 5 की वैल्यू कितनी है, 10 पंजे 50, यानी विमल की जो वर्तमान में आयु है वो कितनी है, 30 है, किसकी, विमल की, और अरुण की कितनी है, अरुण की है 50, 30 और 50। पूछा क्या, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद में ये कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 का। दोनों की आयु का अनुपात बताइए, तो 40 और 60 की अनुपात कितना हो जाएगा, 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार, 2:3। 10 वर्ष के बाद में दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।